नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 498A आईपीसी के बारे में। ये एक ऐसा सेक्शन है जो आईपीसी के अंदर महिलाओं को क्रूरलिटी के अगेंस्ट केस डालने का अधिकार देता है। लेकिन दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है और इस मिसयूज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत सारी जजमेंट्स पास करी हैं। तो आज उन सभी जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने 498A आईपीसी के मिसयूज़ को रोकने के लिए पास करी हैं। तो दोस्तों, इन जजमेंट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कुछ गाइडलाइंस पास करी हैं। उन गाइडलाइंस के आधार पर 498A आईपीसी के मिसयूज़ को रोका गया है। उन जजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो जजमेंट आती है इसके अंदर वो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि किसी भी अरेस्ट को मैकेनिकल मैनर के अंदर ना करा जाए और इस जजमेंट के अंदर 41A सीआरपीसी के लिए गाइडलाइंस मैंडेट करी गई। यहाँ पर यह बोला गया किसी भी ऐसे क्राइम के अंदर जहाँ पर 7 साल से कम की सजा है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले पुलिस वालों को 41A का नोटिस उसको सर्विस करना पड़ेगा, उसको मैकेनिकल मैनर में अरेस्ट नहीं करा जाएगा। तो यहाँ पर पत्नियों द्वारा अपने पति के साथ साथ उसके घर वालों और उनके रिलेटिव्स के ऊपर एलिगेशन लगा करके जो पहले अरेस्ट कराया था उस तरह के अरेस्ट को रोका गया। तो दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है मंजू राम कालिता वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2009 के अंदर आई और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पैटी इश्यूज को, पैटी क्वारल्स जो होते हैं, जो घर के अंदर मैट्रिमोनियल के अंदर छोटे छोटे झगड़े होते हैं, उसको क्रूरलिटी नहीं माना जाए। देखिए दोस्तों, 498A आईपीसी के अंदर स्पेसिफिक क्रूरलिटी की बात करी गई है, जहां पर किसी मैरिड वुमन के ऊपर अगर उसके मैट्रिमोनियल होम में कोई क्रूरलिटी होती है तो उसको एक क्राइम माना जाता है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ करा कि किसी भी ऐसे पैटी इश्यूज के ऊपर जो एक हस्बैंड वाइफ में क्वारल होता है या उसके मैट्रिमोनियल हाउस में छोटा मोटा कोई अगर झगड़ा होता है तो उसको क्रूरलिटी ना माना जाए। और ऐसे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एफआईआर को क्वाश करने के लिए वहां पर गाइडलाइंस पास करी। तो दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी जजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट जजमेंट है 498A आईपीसी के ऊपर, जो 2017 में पास हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीबी परवाना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक बोला कि कोई भी कोर्ट किसी भी केस के अंदर रिलेटिव को इम्प्लीकेट फॉल्स एलिगेशन के बेस पे ना करे। मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साफ करा, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर केस है यहाँ पर रिश्तेदारों को फॉल्स इम्प्लीकेशन में डाल करके उसको इस केस में फंसाया गया था। तो कोर्ट ने यहाँ साफ करा कि 498A आईपीसी के जब क्राइम को देखते हुए कोई भी कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन देती है तो वहाँ देखे कि किसी रिश्तेदारों के ऊपर वहाँ पर कोई फॉल्स एलिगेशंस तो नहीं लगाए गए हैं, ऐसे एलिगेशंस तो नहीं है जो वेग हैं, और वेग एलिगेशन के बेस पे रिलेटिव्स को इस तरह के केसेस में ना फंसाया जाए। तो दोस्तों, जो मैं नेक्स्ट आपको जजमेंट बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अंदर पास करी। ये जो जजमेंट है ये है राजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस पास करी जो 498A आईपीसी के मिसयूज को रोकने के लिए बनाई गई। उसमें जो पहली डायरेक्शन थी, विक्टिम के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए, जिसके अंदर वो फैमिली वेलफेयर कमेटी विक्टिम के बारे में जान करके कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी जो इसके अंदर गाइडलाइन पास करी, बेल मैटर्स को लेकर के पास करी कि कोई भी 498A के केसेस के अंदर अगर कोई बेल एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर जाती है तो उसको सेम डे कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोर्ट ने यह भी बोला कि जितने भी 498 से एक केस से संबंधित केसेस होते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया था कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत सारी एफआईआर हो रही थी, उन सभी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। तो ऐसी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ने पास करी, जिससे आने वाले टाइम में 498 के साथ जो लेडीज, जो पत्नियां अपने पति के घर वालों के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन को मिसयूज कर रही थी उसको रोका गया। दोस्तों, जो इसके बाद में आपको नेक्स्ट जजमेंट बताने जा रहा हूं वो है जो 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पास करी, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये बोलती है कि किसी भी एफआईआर के अंदर
अगर 498A आईपीसी की एफआईआर है और उसमें अगर किसी पत्नी ने अपने पति के रिलेटिव्स या उसके घर वालों के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाए हैं, तो वो एलिगेशन बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, उनका रोल बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस एफआईआर के अंदर उसने बोला हो कि मेरे पति के घर वाले या उसकी सिस्टर या उसके पिता मेरे को परेशान करते थे। इस तरह के एलिगेशंस को वेग एलिगेशन माना जाता है। तो स्पेसिफिक रोल डिफाइन होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से उस पर्टिकुलर लेडी के साथ क्रूरटी करी। अगर क्रूरटी के एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं होंगे तो इस तरह की एफआईआर को इमीडिएटली क्वाश कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो मैं लास्ट जजमेंट आपको बताने जा रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2021 के अंदर पास करी है, जो है मिर्जा इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगेन इस 2021 की जजमेंट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी फैमिली का, हस्बैंड की फैमिली का मेंबर किसी एफआईआर के अंदर इन्वॉल्व करा जाता है तो उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस एफआईआर के कंटेंट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर इनडायरेक्टली उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हों। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी एफआईआर के अंदर दोस्तों किसी के हस्बैंड के फैमिली मेंबर या उसके रिलेटिव्स के ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं तो इस तरह की एफआईआर को इस जजमेंट के अनुसार हम क्वाश करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर 498A आईपीसी के मिसयूज को रोकने के लिए पास करी। और यहाँ पर इन सभी जजमेंट्स में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाई और इस तरह के ऑर्डर भी पास करे, जिससे ये पता लगता है कि अगर पत्नियां अपने पति को झूठे केस में और उसके रिश्तेदारों को और उनके फैमिली मेंबर्स को झूठे केस में फंसा करके परेशान कर रही है, तो इन जजमेंट्स को यूज करके हम उनको बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।